हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंशिएंट हिस्ट्री सेगमेंट में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम प्री हिस्टोरिक काल को सेकंड पार्ट में क्या और देखेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि हम आज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को हम देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री को क्लासीफाई किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा, फिर हमने किस प्रकार से किस आधार पे हिस्ट्री को हमने क्लासीफाई किया ट्राई पार्ट डिवीजन के बेस पे, तो ये हमने देखा हुआ था। पर फिर भी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसको शुरू करने से पहले। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि इतिहास को लेखन और जो उसकी स्रोत हैं, मतलब सोर्स और राइटिंग के आधार पे इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया, जिसे क्या क्या कहा गया था, प्री हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक काल और हिस्टोरिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहा गया था, ये बताया मैंने। फिर मैंने बताया जो प्री हिस्टोरिक काल था, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसको हमने फिर क्या किया कि 3 भागों में बांटा। जो स्टोन एज किया, स्टोन एज में बांटा फिर हमने उसको, फिर कॉपर स्टोन एज में बांटा, फिर हमने आयरन एज में बांटा। मतलब यहाँ पे हमने क्या बांटा, पाषाण काल में बांटा, फिर हमने बांटा ताम्र पाषाण काल और फिर हमने बांट दिया था उसको किसमें, लौह युग में। और जो हमारा पाषाण काल था, जो स्टोन एज था, फिर हमने उसको फर्दर 3 भागों में बांट दिया, किसमें, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। यही है जो तीसरा पार्ट है, ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, जिसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसको आज हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक काल, क्योंकि जितनी भी ये बातें हो रही है ये भी क्या हो रही है, प्री हिस्टोरिक काल की बातें हो रही हैं। प्री हिस्टोरिक काल में मैंने बताया था कि प्री हिस्टोरिक काल का जो फादर, जो क्रेडिट दिया जाता है, वो किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। प्री हिस्टोरिक काल के, प्री हिस्टोरिक पीरियड के फादर कहा जाता है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इंडियन आर्कियोलॉजी के जो जनक हैं, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक हैं, उनको सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया जाता है। क्योंकि इससे बताने का मेरा बार बार यहाँ पे अर्थ ये निकलता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि इंडियन आर्कियोलॉजी के जो जनक हैं, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक किसे कहा गया है। तो याद रखना है किसे कहा गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब हम इस जो हमारा पाषाण काल का जो फर्दर 3 भागों में जो डिवीजन हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मैंने ये बताया हुआ था कि जो प्री हिस्टोरिक काल है, प्री हिस्टोरिक काल है, इसमें मैंने क्या बताया था कि प्री हिस्टोरिक काल में हम उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस मानव दौर के बारे में जानते हैं जहाँ पे इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जो खुदाई हुई, जो एडिक्ट्स निकले, ठीक है, जो भी हमारे कंकाल मिले, हथियार मिले, इनके आधार पे हम पढ़ते हैं। और जो प्रोटो हिस्टोरिक था, वहाँ पे वो हड़प्पा सभ्यता का काल था। यहाँ पे साक्ष्य तो मिले, लिखित में साक्ष्य मिले हैं, पर आज तक उन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है। और हिस्टोरिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, कई सारे आज भी नहीं पढ़े जा चुके हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो साक्ष्य मिले हैं, रिटन साक्ष्य, वो पढ़े जा चुके हैं। ये प्री हिस्टोरिक काल का अगर मैं बात किया था, फिर मैंने यही बताया था कि लगभग कुछ किताबों में 25 लाख BC लिखा गया है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है प्री हिस्टोरिक काल से। कहीं कहीं 30 लाख BC लिखा हुआ है। तो इस प्री हिस्टोरिक काल की मैं बात करूँ, मैं पाषाण युग की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्री हिस्टोरिक काल में अगर मैं स्टोन एज की बात करूँ तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, तो 30 लाख BC से लेकर के और जाता है कहाँ तक, ये लगभग 1000 BC तक ये चलता है। ये जो पैलियोलिथिक एज है, जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये इसका दौर है 30 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक, ठीक है। BC और AD का जो क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी AD, इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर फर्स्ट में इसको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये जो पैलियोलिथिक एज था, यह मानव दौर का शुरुआती दौर था। मानव में ये शुरुआती दौर था। यहाँ पे वो दौर था जब मानव की उत्पत्ति तो हो गई, मानव इस दुनिया में तो आ गया, पर वो रहेगा कैसे, क्या खाएगा, कैसे जीवन यापन करेगा, परिवार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, वो धन संपत्ति का कोई उपभोग करेगा या नहीं करेगा, कृषि करेगा कि नहीं करेगा, इस सब के चीज़ों के बारे में इंसान को, मानव को पता नहीं था। ये वो दौर है पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, जब मानव जो था 2 ही चीज़ों पे मुख्यतः डिपेंड रहता था। पहला शिकार, दूसरा प्रकृति। शिकार को यहाँ पे मानव को इतिहास में अखेटक कहा गया है।
और प्रकृति की क्या है कि प्रकृति से जो उपज होती थी, जो फल हो गए, मूल हो गए, जो कंद हो गए, या फिर जो जो फ्रूट्स एंड रूट्स जो होते हैं, इन पे मानव डिपेंड रहता था। मानव को वहाँ पे खेती और कृषि के बारे में ये पता नहीं था। यहाँ पे मानव को नोमैडिक लाइफ या फिर नेग्रिटोरेस के तुलना की गई है। यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है कि उस वक्त जो इंसान थे वह घूम घूम कर अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे, वो एक जगह रह करके सेटल नहीं हुआ करते थे। तो इसके चीज़ों में ये बात बताया गया है। साथ ही साथ इंसान जो था वो शिकार करता था। शिकार में क्या करता था कि वो जानवरों को मारता था और उनको कच्चा खा जाता था, क्योंकि इस एंड में अभी तक क्या था, शुरुआती दौर में क्या था कि आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर हुई नहीं थी। तो जो प्रमुख जो मेटल देखने को मिलते हैं, जो धातु देखने को मिले हमें इस एज में, वो थे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, फ्लेक, ब्लेड, जैस्पर और फ्लिंट जैसे धातुओं का इस्तेमाल करके इंसान यहाँ पे अपने हथियार और उपकरण बनाता था और उनसे शिकार किया करता था। ये पैलियोलिथिक काल इतना ज़्यादा बड़ा था, ये जो पूरा पाषाण काल था, ये इतना ज़्यादा बड़ा इसका जो पीरियड है। कहा जाता है कि मानव अगर सबसे ज़्यादा किसी काल में अगर रहा है तो वो पैलियोलिथिक नवपाषाण का, नवपाषाण नहीं बल्कि पूरा पाषाण काल का ये दौर था, जब मानव सबसे ज़्यादा पीरियड तक किसी एक काल में रहा है। इतना बड़ा काल होने की वजह से इस पैलियोलिथिक जो पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया गया। इसको कहा गया लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। इसमें जो शुरुआती जो दौर था लोअर पैलियोलिथिक, उस वक्त मानव ने, जो इंसान था, वो लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट और फ्लेक जैसी धातुओं का इस्तेमाल करता था अपने हथियार और शिकार के उपकरण बनाने के लिए। जब इंसान का क्या हुआ कि जब वो जब मिडिल पैलियोलिथिक एज में आया तो उसने सबसे ज़्यादा जिस धातु का इस्तेमाल किया वो था फ्लेक। इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्लेक का इस्तेमाल किया मानव ने अपने जो उसका मिडिल पैलियोलिथिक एज था। इसलिए एक फिलैंथ्रोपिस्ट हुए जो फिलोसोफर भी कहा गया और हिस्टोरियन भी थे, उनका नाम था एच.डी. सनकालिया। एच.डी. सनकालिया ने इस मिडिल जो बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज था, इसे कहा गया फ्लेक कल्चर, फ्लेक संस्कृति के नाम से इतिहास में इन्होंने बताया गया है। अब कहने का मतलब ये जो मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, मैंने शुरुआती में ही बताया कि इस काल में कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं थे। किस आधार पे मैं बता रहा हूँ, तो जगह जगह पे खुदाई हुई, जो अवशेष मिले, जो हथियार मिले, जो उपकरण मिले, जो मृदभांड मिले, इनके आधार पे बात करते हैं। तो अब बात करने वाले हैं कुछ मेजर साइट्स, जो प्रमुख स्थल जो खुदाई के दौरान मिले हैं और क्या क्या मिले हैं, थोड़ा सा उनको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हथनौरा और एक है अतिरम्पक्कम। हथनौरा जो कि एमपी में पड़ता है, ठीक है, हथनौरा जो कि कहाँ पड़ता है हमारा, ये एमपी में पड़ता है, और ये अतिरम्पक्कम हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। इन दोनों जगहों से 1982 एक नाम इतिहासकार देखने को मिलते हैं, अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया को क्या हुआ कि 1982 में हथनौरा एमपी से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले। पहली बार खुदाई पे पता चला कि यहाँ पे मानव एग्जिस्ट करते थे, और वो किस, इस पैलियोलिथिक एज से, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इस एज से, इस काल से संबंध रखते थे। ये हथनौरा है वो एमपी वो जगह है। तो ये याद रखने की जरूरत है, परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि सबसे पहले मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो ये हथनौरा और अतिरम्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। ये अतिरम्पक्कम भी वही जगह है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से सबसे पहले क्या मिला था हमें, जो कॉपर, जो कि तांबा की धातु की जो हथियार, जो एक्स था, वो हमें सबसे पहले देखने को मिला था। फिर आता है भीमटेका जो कि एमपी में पड़ता है। भीमटेका से हमें पहली बार चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले थे, और जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले, ये सिर्फ पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य नहीं मिले थे, ये चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले भीमटेका से, ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल से संबंधित रखते थे ये चित्रकारी वाले साक्ष्य। तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ मिर्ज़ापुर का नाम आपने सुना ही होगा, ये यूपी में पड़ता है। यहाँ से हमें औजार देखने को मिले। इसकी जब यहाँ पे जब मिर्ज़ापुर में जब खुदाई की गई तो वहाँ से हमें कई सारे औजार मिले, और ये औजार जो थे ये डिफरेंट मेटल और मटेरियल्स के बने हुए थे, जिससे पता चलता है कि ये जो औजार मिर्ज़ापुर से मिले थे, ये तीनों काल पैलियोलिथिक, मेसो और नियो, इन तीनों से ये संबंध रखते थे। फिर आता है एक जगह बेला नदी का जो घाटी है, जो कि आमतौर पे यूपी में पड़ता है। यहाँ से हमें हड्डियों से बने मातृ देवी की मूर्ति मिली।
यह अगर मैं बात करूं अपर पेलियोलिथिक काल में, तो अपर पेलियोलिथिक काल में जो बेलन घाटी से जो हड्डियों की मातृदुबी की जो मूर्ति मिली थी, ये पहली और अभी तक की ये आखिरी मूर्ति हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे ये जो पेलियोलिथिक काल था, जो हमारा पूरा पाषाण काल था, ये हमने तो देख लिया हुआ। अब आते हैं हम मेसोलिथिक एज में, जो मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल है, इसकी शुरुआत होती है 10,000 BC से 4,000 BC तक। अब ये जो मेसोलिथिक काल है, इसके मध्य पाषाण काल का जो श्रेय दिया जाता है, इसको खोजने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है जॉन इवांस को। जॉन इवांस ने को इस मेसोलिथिक काल, मध्य पाषाण काल का जो श्रेय, खोजने का श्रेय इनसे दिया था, क्योंकि इन्होंने किया क्या था कि 1866 में इन्होंने शक्कर और रोहरी एक जगह पे खुदाई हुई, जहाँ पे सिंध के पुरातत्व स्थान की जो आर्कियोलॉजी साइट थे, वहाँ पे शक्कर और रोहरी जगह पे खुदाई की गई और यहाँ से कुछ साक्ष्य देखने को मिले, जो हम आगे देखने वाले हैं, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित रखा करते थे। अब हुआ क्या, शुरुआती दौरों में यहाँ तक तो हमने पेलियोलिथिक में क्या देखा था कि मानव जो था शिकार, जिसे आखेटा कहा गया, और प्रकृति पर निर्भर था। इस पेलियोलिथिक जो पूरा पाषाण काल था, इसके आखिरी दौर तक आग की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ, इंसान ने जो, क्योंकि ये पाषाण काल में था, तो पत्थरों को रगड़ा तो उसमें से चिंगारी निकली और यहाँ पे आग की खोज होती है, डिस्कवरी ऑफ फायर होती है। परंतु उसका उपयोग क्या होगा, ये अभी तक इंसान को इस पेलियोलिथिक एज में पता नहीं था। परंतु जब मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंसान क्या किया कि अभी भी इंसान आखेटा की था, वो शिकार करता ही था, परंतु अब चूंकि क्या था कि आग की खोज हो चुकी थी, तो इंसान ने यहाँ पे मांस को पका के खाना शुरू किया। साथ ही हमें ये देखने को मिला कि इस काल में होता क्या है कि बारिश जो है वो बढ़ जाता है, रेनफॉल जो है वो दौर था जब बारिश की जो क्वांटिटी, जो एक मेजरमेंट होती है, वो देखा है कि इस दौर में बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जिसके वजह से फ्लोरा एंड फौना, जो अलग अलग जो क्या बोलते हैं उनको कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो जिन्हें कहते हैं, अलग अलग जानवर जो छोटे छोटे अलग अलग प्रजातियों के, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे इंसान को क्या हुआ कि थोड़ा सा दिमाग में आया, थोड़ा सा इंसान को लगा कि नहीं, हम अब तक जो मांस थे कच्चा खाते थे, अब पका के भी खा रहे हैं, और बारिश होने की वजह से अपने यहाँ फ्लोरा एंड फौना जो थे उनकी उपज होनी शुरू हो गई। तो इंसान को, और जब इंसान उनको जब चखा तो लगा नहीं कि इससे कृषि का भी एक चखने का, कृषि के दौर का भी शुरुआत होने को इंसान के मन में आया। यहाँ पे इंसान ने, ये तो पेलियोलिथिक में तो अलग अलग लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, फ्लेक, ब्लेड, जैस्पर और फ्लिंट जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया था, पर यहाँ पे इंसान ने माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया। माइक्रोलिथ यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया, परंतु उसे सुरीला, नुकीला पत्थर जो बोलते हैं, सूक्ष्म पत्थर, वैसे बना करके इंसान ने माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया इस मेसोलिथिक एज में। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर साइट्स हैं, प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे खुदाई के दौरान हमें मिले थे। पहला नाम आता है बागौर का। बागौर जो है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। इसे अब तक का जो मेसोलिथिक जो एज है, इसका लार्जेस्ट साइट डिस्कवर्ड बताया जाता है। सबसे बड़ा अगर कोई स्थल जो खोजा गया है इस मेसोलिथिक का, ये बागौर का है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो 1967 1967-68 के दौरान BN मिश्रा जो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, इनके द्वारा एक खोला गया, मतलब ये खोजा गया था। दूसरा है ये आदमगढ़, जो कि MP जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। पशुपालन के साक्ष्य इस आदमगढ़ UP से भी मिले थे, और साथ ही साथ इस बागौर से भी हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं पशुपालन के। यहाँ पे चूँकि इंसान अब मांस को पका के खाना रह गया था, इंसान में थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी, तो यहाँ पे ये देखा गया कि इंसान ने पशुपालन शुरू किया। पूरे एक बोलते हैं पारंपरिक तरीके से शुरुआत नहीं हुई, पर स्टार्टिंग फेज था ये पशुपालन का, एनिमल हस्बेंड्री का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जानवर जो देखने को मिलता है वो था कुत्ता। कुत्ता यहाँ पे पालने का कारण ये था कि कुत्ता, एक तो कि कुत्ते जो होते हैं वो रात में रखवाली बहुत अच्छी करते हैं, दूसरा क्या था कि इंसान को उनसे कुत्तों के मदद से शिकार करने में काफ़ी आसानी होती थी। तो यहाँ पे सिर्फ कुत्ता, शुरुआती दौर में कुत्ता मिला, पर आगे और भी खुदाई की गई जहाँ पे पता चला कि भेड़ और बकरियाँ, शीप और गोट को भी इंसान यहाँ पे पशुपालन किया करते थे।
फिर आता है ये सराय नहर राय, यूपी में जो पड़ता है। यहाँ पे ये दिखा गया कि लड़ाई में मौत के कुछ साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंकाल, कुछ खोपड़ियाँ देखने को मिली। यहाँ तक तो ये भी देखने को मिला यहाँ पे कि एक ही कब्र में, एक ही ग्रेव में एक साथ 3 मानव के कंकाल यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? सराय नहर, यूपी में। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इंसान क्या था, अब जीवन यापन करने के लिए आपस में लड़ रहा था। मतलब छोटी मोटी लड़ाई या छोटी मोटी वॉर ये यहाँ पे इंसान कर रहा था। अपनी ज़रूरतों को इंसान पूरा करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अब उसकी आपस में लड़ाई थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी। इस साक्ष्य से हमें पता चलता है। फिर आता है पंचमढ़ई यूपी। पंचमढ़ई जो यूपी है, यहाँ पे शिला का पाया गया। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या पाया गया था, जो कि रॉक शेल्टर जो होते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, रॉक शेल्टर, ये पाया गया। यहाँ पे 2 रॉक शेल्टर जो शिला थे वो पाया गया था। और ये जो 2 शिला थे, इनका नाम था जम्बू द्वीप और इनका नाम था दोर्थियो द्वीप। जम्बू द्वीप और दोर्थियो द्वीप जो थे, ये 2 जो रॉक शेल्टर थे ये पाए गए थे पंचमढ़ई एमपी से, जहाँ पे लोग आराम किया करते थे। फिर एक है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यूपी में है। यहाँ पे पहली बार मृद भांड, ओसीपी, ऑर्ची जो पोल्ट्री होती हैं उनकी मृद भांड के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ये जो चौपानी मांडो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ये दोनों भी, बागौर और आदमगढ़, इन दोनों का भी पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला था, लार्जेस्ट साइट कौन सी डिस्कवर्ड हुई थी मेसोलिथिक एज में, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। अब मैं बात करता हूँ, अब आते हैं हम नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की भी शुरुआत अगर देखा जाए तो 10,000 BC से 1,000 BC। यहाँ पे क्या था, 10,000 से 4,000 BC। मतलब कहने का यहाँ पे ये तो नियोलिथिक और मेसोलिथिक लगभग एक ही टाइम पे शुरुआत हो गई। तो जी हाँ, ये सही है, क्योंकि कुछ किताबों में इसे 7,000 BC से शुरुआत किया गया है, कुछ में 9,000 से किया गया है, कुछ में 10,000 से किया गया है। क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, पर इंसान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, इंसान ने मांस को पका के खाना शुरू किया, पशुपालन शुरू कर दिया। जो जब अधिक मात्रा में बारिश होनी शुरू हो गई, जहाँ फ्लोरा एंड फौना के उत्पादन शुरू हो गए, इंसान लड़ाई करना शुरू कर गया। ठीक है, अलग अलग तरह के मृद भांड और बर्तन बनाने इंसान ने शुरू कर दिए। और वहीं एक दौर था, साथ ही साथ इसके इन चीज़ों के साथ साथ इंसान पशुपालन के साथ साथ कृषि पे भी ध्यान देने लग गया। इंसान स्थिर होने लग गया। इंसान एक जगह, जहाँ एक नेग्रिटो रेस से इंसान नोमैडिक लाइफ जिया करता था, घूम घूम के जीवन यापन किया करता था, अब इंसान घर बना करके वहाँ पे रहने लग गया। इसीलिए कारण है कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो सेम है, परंतु ये 1000 BC तक चलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे इंसान जो था वह शिकार करता भी था, अकेटक के तौर पे था, तो शिकार भी करता था, मारता भी था, पकाता भी था। इंसान जो मांस मच्छी थे उनको पकाता था और वो खाता भी था। साथ ही साथ इंसान ने यहाँ पे कृषि करना शुरू किया, यहाँ पे कृषि करना शुरू किया और पशुपालन की एक पारंपरिक शुरुआत हुई। अब चूंकि इंसान जब खेती करेगा, पशुपालन करेगा, तो इंसान को क्या करना कि मानव को क्या है कि कुछ समय के लिए एक जगह पर रहना पड़ेगा, क्योंकि कृषि में थोड़ा वक्त लगता है ना अनाज उपज करने में। इसलिए जो मनुष्य था, जो मानव था, वो एक अस्थाई निवासी बनके एक पर्टिकुलर जगह पे, एक अस्थाई जगह पे वो बनके रहने लगा। इसलिए यहाँ पे अस्थाई निवास की इंसानों की शुरुआत हो जाती है। कुछ जगहों पे देखा गया कि इंसान ने बम्बू, बांस वगैरह के भी मकान बना, मतलब घर बना कर रहने लगे। और कुछ जगहों पे देखा गया कि इंसान क्या था, पहाड़ों और जो गुफा होते हैं वहाँ पे इंसान रहने लग गया था। कुछ मेजर साइट्स जो हैं, जो प्रमुख स्थल हैं जो पाए गए थे, सबसे जो प्रमुख स्थल जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो आमतौर पे क्या है, यह पाकिस्तान में आज की डेट में पड़ता है। पहले भारत में पड़ता था, बट आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे क्या था, अब चूंकि इंसान कृषि और पशुपालन करना और अस्थायी निवासी हो गया ना, तो यहाँ पे इंसानों ने सूती का कृषि करना शुरू किया, कॉटन का उत्पादन यहाँ पे इंसान शुरू किया और उससे वस्त्र बनाने भी शुरू किए और वो पहनता था। क्योंकि ये जो 2 फेज था, यहाँ पे इंसान जो था वो पत्ते लपेटे, आमतौर पे जब शुरुआत हुई थी मानव रेस की, जब ये पेलियोलिथिक से, तो उस वक्त इंसान नंगा रहता था, निर्वस्त्र घुमा करता था। परंतु धीरे धीरे जब उससे ज्ञान हुआ,
थोड़ी सी शर्म, थोड़ी लज्जा, थोड़ा हया आया, तो इंसान ने यहाँ पे क्या किया कि पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू किया। पेड़ के जो खाल होते हैं, जो बार्क ऑफ द ट्री होते हैं, उनसे भी अपने आप को ढकना शुरू किया। यहाँ पे इंसान ने जब कॉटन की शुरुआत करी, कॉटन की जो उपज सब करी, तो उनसे इंसान ने वस्त्र बनाए, सूती के वस्त्र, और वो किया। तो इसलिए मेहरगढ़ से दुनिया का सबसे पहला जो कॉटन का जो प्रूफ मिलते हैं, कॉटन प्रोडक्शन का जो साक्ष्य मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे। साथ ही साथ कृषि का सबसे सर्वप्रथम भारत में जो साक्ष्य है, इस मेहरगढ़ से मिलती है। यहाँ पे पता चलता है कि इंसान ने सबसे पहले गेहूं और ज्वार, मतलब वीट और बार्ली का यहाँ पे सबसे पहले उपज किया था। दूसरा एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, वो है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम भी कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे ये बताया गया कि इंसान जो था वह कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, क्योंकि यहाँ पे एक कब्र देखने को मिला, जहाँ पे एक कब्र में एक साथ एक कुत्ते और एक इंसान को दफनाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे कुत्ते और मानव और इंसान का एक मित्रता, एक मतलब एक आपसी संबंध, यहाँ पे एक लगाव देखने को यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ बुर्ज़होम जो कश्मीर है, यहाँ से एक और साक्ष्य मिलता है कि उस वक्त इंसान जो था पशुपालन के साथ साथ मछली व्यवसाय भी किया करता था। इंसान इस बुर्ज़होम कश्मीर के साक्ष्य के अनुसार मछली व्यवसाय भी इस नियोलिथिक नवपाषाण काल में आते आते इंसान ने मछली का व्यवसाय भी करना शुरू कर दिया था। फिर आता है गुफकराल, ये भी कश्मीर का हिस्सा है, क्योंकि आमतौर पे जो नियोलिथिक एज है ना, ये आमतौर पे आज के डेट में जो पाकिस्तान और कश्मीर का हिस्सा था, यहाँ पे इस नवपाषाण काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा था। यहाँ पे जहाँ पे इंसान जो, अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया की मैं बात की जाए, ईस्ट और वेस्ट की, तो यहाँ पे ये मेजोलिथिक में डेवलपमेंट हो रहा था। पर साथ ही साथ जो कश्मीर और ये पाकिस्तान का जो हिस्सा था, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा था। यहाँ पे इंसान काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था, कृषि उत्पादन कर रहा था, पशुपालन कर रहा था, मछली का व्यवसाय कर रहा था, खेती कर रहा था। ठीक है, गुफकराल में क्या था कि हड्डियों के बने कुछ औजार और कुछ हथियार हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिले। साथ ही साथ एक मृदभांड का भी यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो मैंने यहाँ पे बताया था, यूपी में पड़ता है। यहाँ पे मृदभांड के सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, और चौपानी मांडो का जिक्र यहाँ पे नियोलिथिक एज में भी किया गया है, जहाँ पे सेम यही मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। फिर आता है ये चिरांद। चिरांद जो सारण जिले के बिहार में पड़ता है। यहाँ पे हमें धान के अवशेष मिलते हैं। जो धान की जब खेती की जाती है, तो पहला बचता है उसके पुआल निकलते हैं। इस पुआल के जो साक्ष्य होते हैं, ये हमें इस चिरांद से देखने को मिले हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला कि इंसान उस वक्त हड्डियों का जो हथियार और औजार बनाना शुरू कर चुका था, और यहाँ पे इंसान बनाता था। इस नियोलिथिक एज की अगर मैं बात करूँ, तो नियोलिथिक एज के एंड होते होते इंसान ने आग का खोज किया, उसका इस्तेमाल करना सीखा। पहिए की खोज हुई, इंसान ने बर्तन बनाने शुरू किए, मृदभांड बनाने शुरू किए, अलग अलग खेती करनी शुरू कर दी इंसान ने। साथ ही साथ इंसान ने एक और भी काम किया कि खेती के साथ तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसको बताया जाता है कि उसने सूती कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया, जिससे इंसान एक बहुत ही डेवलप्ड, एक वेल कल्चर्ड, और साथ ही ये कहा गया कि एक धीरे धीरे इंसानों में एक असली मानवता की जो रेस जो शुरू हुई, वो इस नवपाषाण काल के बाद से शुरू हुई है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो प्री हिस्टोरिक का जो काल है, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं प्रोटो हिस्टोरिक काल की बात करूंगा, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेक्चर्स है, दो तीन वीडियो में चलेगा, वो जब ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं हिस्टोरिक एज में शुरुआत करूंगा, जहाँ पे मैं वैदिक काल से शुरुआत करूंगा, और वैदिक काल के बाद हम महाजनपद और धीरे धीरे अलग अलग वंशों के बारे में प्राचीन इतिहास में हम देखने वाले हैं। तो आज का अगर वीडियो आपको पूरा पसंद आया, तो उस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।